हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं हमारी धरती, हमारे संसाधनों और हमारे विकास की। हम समझेंगे कि इंसान और हमारे इस ग्रह के बीच का रिश्ता आखिर काम कैसे करता है। तो आइए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बुनियादी सवाल पर गौर कीजिए। क्या हमारे आसपास मौजूद संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं? बचपन से हम अक्सर यही तो मान बैठते हैं, है ना? ये एक ऐसी आम गलतफहमी है जिसने हमारी दुनिया को गहराई से प्रभावित किया है। इस धारणा में कितनी सच्चाई है, आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का सफर कैसा रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे संसाधनों की परिभाषा से, फिर समझेंगे मानव और प्रकृति के संबंध को, उसके बाद प्राकृतिक दुनिया का वर्गीकरण, मुफ्त उपहार का मिथक, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की व्याख्या और आखिर में जानेंगे वैश्विक संरक्षण के प्रयासों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं संसाधनों की परिभाषा की। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी मौजूद है वो संसाधन है, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जंगल में पड़ी एक लकड़ी या जमीन के कई 100 फीट नीचे दबा कोई खनिज तब तक संसाधन नहीं कहलाता जब तक वो 3 बेहद जरूरी शर्तों को पूरा ना करे। पहली शर्त, वो तकनीकी रूप से सुलभ हो, मतलब उसे निकालने की टेक्नोलॉजी हमारे पास हो। दूसरी, वो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, यानी उसे निकालने का खर्च उसकी कीमत से ज्यादा ना हो जाए। और तीसरी शर्त, वो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। जब ये तीनों शर्तें एक साथ मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी पर्यावरण की कोई चीज हमारे लिए संसाधन बनती है। संसाधन क्या है ये तो हमने समझ लिया। अब आते हैं इंसान और प्रकृति के रिश्ते पर। इंसान और प्रकृति का रिश्ता कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये गहरी और आपस में जुड़ी हुई निर्भरता है। हम इंसान बस चुपचाप देखने वाले दर्शक नहीं हैं। हम क्या करते हैं? हम तकनीक का इस्तेमाल करके भौतिक पर्यावरण के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जैसे खनिजों को निकालने के लिए मशीनें बनाना, और फिर उन संसाधनों के इस्तेमाल को और तेज करने के लिए हम आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करते हैं, जैसे बाजार या बड़ी कंपनियां। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है जिसके बिल्कुल सेंटर में हम इंसान बैठे हैं। चलिए अब प्राकृतिक दुनिया के वर्गीकरण की ओर बढ़ते हैं। हमारी धरती पर इतनी विशाल विविधता वाले संसाधन मौजूद हैं, तो उन्हें किसी न किसी तरह से व्यवस्थित करना तो बनता ही है। वर्गीकरण का यह सिस्टम मुख्य रूप से संसाधनों को 2 बड़े हिस्सों में बांटता है, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक संसाधन वो हैं जो हमें सीधे पर्यावरण से मिलते हैं, जबकि मानव संसाधन में वो सारी संरचनाएं, संस्थाएं और खुद इंसानों की क्षमताएं शामिल होती हैं। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को हम 2 साफ कैटेगरीज में देख सकते हैं। एक तरफ है नवीकरणीय संसाधन, जैसे हवा या पानी जिनका फ्लो लगातार बना रहता है, या फिर जंगल जो बायोलॉजिकली खुद को फिर से तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ है अनवीकरणीय संसाधन, जिन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। इनमें से कुछ को तो हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे धातुएं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार इस्तेमाल हुए और हमेशा के लिए खत्म हो गए, जैसे जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स। भविष्य के प्लानिंग के लिए इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब वापस आते हैं अपने उसी सवाल पर, मुफ्त उपहार का मिथक। क्या सच में संसाधन प्रकृति के फ्री गिफ्ट हैं? सच कहूं तो यह हमारी आज की दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है। संसाधनों को मुफ्त मान लेने के इस भ्रम ने हमें बिना सोचे समझे तर्कहीन उपयोग करने पर मजबूर कर दिया है। इंसानी फितरत है ना, जब कोई चीज मुफ्त लगती है तो उसका ओवरयूज होने लगता है, और इसी अति उपयोग ने आज हमारी दुनिया को गंभीर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संकटों के एकदम किनारे लाकर खड़ा कर दिया है। इस खतरे को बहुत पहले ही पहचान लिया गया था। महात्मा गांधी का यह विचार बहुत ही शक्तिशाली और एकदम सटीक है। हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। गांधी जी ने संसाधनों की कमी के पीछे सीधे तौर पर हमारी शोषक तकनीक और इंसानी लालच को वजह बताया था। वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे और उसकी जगह जनता द्वारा उत्पादन चाहते थे। ये आइडिया आज के समय में और भी ज्यादा रिलेवेंट लगता है। तो अगर समस्या इतनी बड़ी है तो समाधान क्या है? इसका जवाब है सतत विकास। देखिए, हम संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, लेकिन विकास को भी तो रोकना मुमकिन नहीं है। तो बीच का रास्ता क्या है? यही है सतत आर्थिक विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि विकास की रफ्तार बनी रहे, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। आज संसाधनों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचे रहें। ये आज की तरक्की और कल की सुरक्षा के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। अब देखते हैं कि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हकीकत बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास हुए हैं।
सतत विकास का ये कॉन्सेप्ट रातों रात दुनिया के सामने नहीं आ गया। इसकी एक पूरी टाइमलाइन है जहां विचारकों की बातों ने धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का रूप लिया। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने पहली बार ऑर्गेनाइज तरीके से संसाधनों को बचाने की वकालत की। फिर 1974 में शुमाकर की किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल ने इस सोच को और आगे बढ़ाया। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट ने सतत विकास को एक ऑफिशियल पहचान दी। और फिर इस पूरे सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1992 में। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहला ऐतिहासिक पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। और मानकर चलिए, ये कोई आम मीटिंग नहीं थी। 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक ही जगह जमा हुए थे। वहां दुनिया की सबसे अर्जेंट पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर खुलकर बात हुई। नेताओं ने जलवायु परिवर्तन और बायोडायवर्सिटी के डिक्लेरेशन पर साइन किए। और सबसे बड़ी बात, 21वीं सदी के लिए एजेंडा 21 को अपनाया गया। इतिहास में यह पहली बार था जब पूरी दुनिया हमारी धरती को बचाने के लिए एक साथ आई थी। तो अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिर में। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, ये वैश्विक समाज हमारी लगातार बढ़ती आर्थिक विकास की भूख और हमारे साझा भविष्य को बचाने की जरूरत के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा। ये बात एकदम साफ है कि प्रकृति मुफ्त नहीं है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही आगे बढ़ने का अकेला रास्ता है। पर असली चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। क्या हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीख पाएंगे या लालच में अपना ही भविष्य दांव पर लगा देंगे? इस सवाल का जवाब हम सभी को मिलकर खोजना है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।